हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक पुलिस भर्ती एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे समतली आकृतियाँ। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा 2D आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे 3D आकृतियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका बेलन, शंकु, ये सारा चीज़ आता है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे 2D आकृति वाला का, जिसमें आएगा आपका त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त। तो इन सभी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको समझना है त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त, ये सारा चीज़ को पूरा डिटेल में, पूरा बेसिक के साथ समझना है, तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आपको शुरू में ही उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि जिसका भी बेसिक कंसेप्ट नहीं है, जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है, उसका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये होगा दोस्तों हमारा क्लास 8। इससे पहले हमने छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए, ताकि आपका हॉस्टल वार्डन के लिए मैथ्स जो है पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 8, ये होगा हमारा क्लास 8। इसमें हम देखेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, आज का हम जो क्वेश्चन करेंगे, ये सारा क्वेश्चन आपका सीजी व्यापम में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा वर्ग का कंसेप्ट, कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इसके क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आपका वर्ग क्या होता है, पहले हम देखते हैं वर्ग का। अब वर्ग क्या होता है, जिसके आमने सामने मतलब सभी भुजा, वर्ग में 4 भुजा होगी। ठीक है, जैसे कि मान ली इसका ये वाला भुजा हमारा इसका है, ये हमारा a सेंटीमीटर कुछ लंबाई का है, तो इसका सभी भुजाएं, इसके सभी भुजाएं जो है बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजाएं हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक आता है हमारा आयत, एक आता है दोस्तों हमारा आयत। अब देखिए, आयत क्या होता है, तो आयत में कभी भी उसके आमने सामने की भुजा ही आपस में बराबर होंगे। जैसे कि ये वाला भुजा ए है, तो इसके सामने का भुजा ये वाला है, तो ये भी इसका ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जितना रहेगा उतना ही इसका सामने वाला भुजा रहेगा। ठीक इसी प्रकार इसका ये वाला देखिए, इस साइड का अगर इसका मान बी है, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, इसका भी मान बी हो जाएगा। तो ये होता है हमारा वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब ये हो गया हमारा आयत। ठीक है, ये हो गया हमारा आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए, वर्ग में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं परिमाप। ठीक है, ये हो गया हमारा परिमाप। वैसे ये सारा चीज़ जो इसका पार्ट 1 है, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में, पूरा कंसेप्ट के साथ हर एक चीज़ को बता दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, फिर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो देखिए, वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है दोस्तों, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जितने भी साइड होते हैं उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वर्ग के कितने साइड हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ए है, ए धन ये वाला ए, फिर से धन ए वाला ए, फिर से धन ये वाला ए, मतलब इसके 4 साइड है, तो मैं चारों साइड को जोड़ देता हूँ, यही निकल जाता है इसका परिमाप। इसको मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर मतलब ये कितने बार ए है, यहाँ पर ये 4 टाइम्स ए है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू ए। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है दोस्तों हमारा, 4a। ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए वर्ग का हो या फिर आयत का हो, ठीक है, इसका एरिया अगर हमें निकालना हो तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब यहाँ पर देखिए, इसका लंबाई भी सेम है और इसका चौड़ाई भी सेम है, तो एरिया इसका क्या निकल जाएगा, a इंटू ए। तो a इंटू ए करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये हो गया इसका परिमाप 4a। वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब देखिए, इसमें कोई विकर्ण भी होता है, आपका वर्ग में कितने विकर्ण हो जाएंगे, टोटल 2 विकर्ण हो जाएंगे। तो इसका अगर हमें विकर्ण निकालना हो तब की कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका विकर्ण क्या होता है, इसको मैं ऊपर में लिख लेता हूँ। देखिए, इसका विकर्ण हम कैसे निकालेंगे,
तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है हमारा √2 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए मैं जो ए लिख रहा हूँ तो ए का मतलब क्या हो जाता है, ए बराबर हो जाएगा हमारा भुजा। ये होता है दोस्तों हमारा वर्ग का कंसेप्ट। अब देखिए इसी में ठीक इसी प्रकार से हम आयत का निकाल लेते हैं। तो आयत का देखिए यहाँ तक तो हमारे वर्ग का हो गया। अब यहाँ पर देखिए आयत का, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, अब देखिए परिमाप बराबर यहाँ पर देखिए ए धन बी धन ए धन बी, मतलब इसके चारों साइड को मैं जोड़ देता हूँ। तो ये हो गया ए धन बी धन ये फिर से ए धन ये हमारा बी, तो इसके चारों साइड को मैं जोड़ देता हूँ, वही निकल के आ जाता है हमारा परिमाप। अब यहाँ पर देखिए 2 बार ए है और ये 2 बार बी है। ठीक है, ए भी हमारा 2 बार है और बी भी 2 बार है, दोनों जो है 2 बार है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। और ये क्या क्या 2 बार है, तो ये हमारा ए 2 बार है धन बी, बी भी हमारा 2 बार है, तो इसका परिमाप क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 2 इंटू ए प्लस बी। ये हो गया हमारा आयत का परिमाप। अब ठीक इसी प्रकार इसका भी अगर मुझे एरिया निकालना हो, इसका भी क्षेत्रफल निकालना हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो इसका लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब ए इंटू बी। अब देखिए इसमें सभी साइड समान थे, सभी साइड समान थे, तो इसीलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। ठीक है, मतलब लंबाई भी उसका सेम रहेगा और इसका चौड़ाई भी सेम रहेगा। लेकिन आयत में देखिए इसका जो है ये एक साइड अलग है और ये वाला साइड अलग है। ठीक है, मतलब इसका लंबाई अलग हो सकता है और इसका चौड़ाई अलग हो सकता है, तो इसीलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंटू बी। ये हो गया आयत का परिमाप और ये क्षेत्रफल। अब इसका भी कोई विकर्ण होगा, इसमें भी कोई 2 विकर्ण होंगे, तो इसका अगर हमें विकर्ण निकालना हो, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, इसका विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रूट में ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए आपका कोई एक भुजा हो जाएगा और बी भी कोई एक भुजा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्ग का कंसेप्ट, ये हो गया हमारा आयत का कंसेप्ट। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें पूछा गया था उसमें क्या दिया, इसको हम समझ लेते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू ए। तो हर बार हमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें फॉर्मूला को एक बार याद रखना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है, मान लीजिए ये आपका कोई वर्ग है, अब इसका ये हमारा विकर्ण है और यही चीज़ हमें दिया गया है। ठीक है, विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण बराबर ये हमें कितना दिया है, 8 मीटर, ये हमें दिया दोस्तों 8 मीटर। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू ए, √2 इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा आपका कोई भुजा। अब देखिए विकर्ण हमें दिया गया है, विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण हमें दिया है 8 बराबर यहाँ पर ये क्या क्या है हमारा वर्गमूल 2 और ये इंटू में ए। तो हमें ए की वैल्यू निकालना है, क्योंकि अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था एरिया ए इंटू ए मतलब ए का स्क्वायर। तो मुझे पहले चाहिए ए की वैल्यू, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए ए बराबर इधर क्या है 8 है, तो ये 8 वर्गमूल 2 ए के साथ गुणा हो रहा है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा एक कंसेप्ट था, इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। मैं ये 8 बटे वर्गमूल 2 को और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो देखिए 8 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, ये हमारा 2 दूने 4, 4 दूने 8 और ये नीचे में क्या है वर्गमूल 2। अब देखिए वर्गमूल 2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी 2 के घात में 1/2। वर्गमूल का मतलब ही होता है घात में 1/2। अगर ये क्यूब रूट होता तो ये घात में 1/3, अगर ये 4 रूट होता तो ये घात में 1/4। ठीक है, जितना रूट रहेगा उतना ही ये घात में 1 के साथ हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक और कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को हमें याद रखना है। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें पता नहीं होता तो हमारा सिली मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 कर देता हूँ, अगर मैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 कर देता हूँ तो इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 कितने बार है, 1 बार है, तो ये 2 का घात आधा और ये भी 2 का घात आधा। अगर 2 का घात में आधा और ये 2 का घात में आधा गुणा हो रहा हो तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। मतलब 2 का घात 1 बराबर ये हमारा हो जाएगा 2।
ठीक है। इसको हम चाहे तो इस रूप में भी समझ सकते हैं, या फिर वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, ठीक है। तो ये वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, ये देखिए ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 और ये पूरे के घात में 2, क्योंकि ये घात में 2 का मतलब क्या होता है, इसी चीज़ का 2 बार गुणा। तो यहाँ से ये वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 करने पर ये हमारा आ जाएगा 2। आप चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो। तो देखिए ये सारा चीज़ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया है। तो यहाँ से हमारा ये देखिए कंसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुणित यहाँ पर ये 2 को मैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने आपको समझाया था वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 करने पर हमारा 2 आता है, और ये बटे में वर्गमूल 2 पहले से ही है। अब यहाँ से देखिए बटे का वर्गमूल 2 और ये वर्गमूल 2 कट गया। अब ये कितना बचा, 2 दूने 4, ये 2 दूने 4 गुणित वर्गमूल 2, मतलब ये बचा हमारा 4 वर्गमूल 2, और ये किसके बराबर में है दोस्तों, ये हमारा भुजा के बराबर में, ठीक है। देखिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, लेकिन अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए हमें ए का मान निकल गया, हमें भुजा का मान मिल गया। भुजा का मान क्या है हमारा, 4 गुणित वर्गमूल 2। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। और अभी मैंने आपको बताया था वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया क्या निकल के आ जाता है हमारा, ए का स्क्वायर। अब ए का मान हमारा क्या निकले, देखिए ये हमारा दिया है 4 गुणित वर्गमूल 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणित वर्गमूल 2 का वर्ग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था वर्गमूल 2 का वर्ग अगर दिया हो तब के ये वर्ग और ये वर्गमूल कट के क्या मिल जाता है हमारा, वही मान मिल जाता है, मतलब 2 ही हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्गमूल 2 का घात 2 है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। अब यहाँ पर देखिए 16 गुणित 2 करने पर ये कितना मिल जाएगा, 16 दूने 32, और यही 32 हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, 32 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातों को आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया, और ये सारा फार्मूला को आपको तो याद रखना ही रखना है। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा, ये हमारा 5x माइनस 10 डिग्री, तथा दूसरा क्या दिया है 2x प्लस ये हमारा 110 डिग्री है, तब x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसका भी हम पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। हमारा समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया हमारा ये समांतर चतुर्भुज। मतलब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए इसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होते हैं, और जब आमने सामने की भुजा अगर आपस में बराबर होते हैं तो इसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये होता है समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट। ये सारा चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। तो देखिए अगर इसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा हमारा ये है, और ये हमारा मतलब ये 5x माइनस 10 डिग्री और ये 2x प्लस 110 डिग्री, ये एक जोड़ा का कोण हमें दिया गया है। मतलब ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो इसका कोई सा भी एक जोड़ा, अब या तो ये वाला जोड़ा होगा या फिर ये वाला जोड़ा होगा। तो इसका मान कितना दिया है हमें, देखिए ये हमें दिया 5x माइनस ये हमारा 10 डिग्री, और इसका मान कितना दिया है दोस्तों, इसका मान दिया हमें 2x प्लस ये हमारा 110 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमारा समझने के लिए था। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। क्या बोला है कि इसका जो जोड़ा है ये हमें दे दिया गया है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के कंसेप्ट के हिसाब से इसके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर में होते हैं। मतलब इसका एक कोण क्या दिया है, एक कोण हमें दिया है देखिए 5x माइनस 10, और दूसरा कोण हमें क्या दिया है, दूसरा कोण दिया हमें 2x प्लस 110 डिग्री, ठीक है। एक कोण हमें दिया है इतना, एक कोण हमें दिया है इतना। अब इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हमने इसको बराबर कर दिया। देखिए क्वेश्चन में जितना बोला है हमने बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया और हमने इक्वेशन के रूप में ला लिया। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल भी आसान, ठीक है। अब यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ इस x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसी x का मान हमें पूछा गया है।
तो यहाँ पर देखिए इधर क्या है, देखिए 5x है और ये 2x को मैं x वाले को एक साइड कर लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस का 2x बराबर में इधर क्या बचा दोस्तों, इधर बचा 110 और ये क्या बचा, देखिए यहाँ पर ये प्लस 10 है, ये इधर आके सॉरी इधर ये माइनस 10 है, इधर आके ये हमारा प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5x माइनस 2x है, अगर ये 5x में से ये 2x अगर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 3x बराबर ये 110 में अगर मैं 10 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120। अब यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 और ये बटे में 3, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12 और ये 0 का 0, मतलब x का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, x का मान हमारा निकल के आ गया 40, जो कि हमें पूछा गया है। देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भी आसान था ये आपका, देखिए मंडी निरीक्षक 2021 से पूछा भी गया क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बस आपको इतना सा बस बिल्कुल विद इन सेकेंड का कैलकुलेशन करना है। तो फिर चलिए हम देखते हैं इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज का एक कोण 75 अंश है, अन्य दो कोणों का अंतर 35 अंश है, तो दोनों कोणों में से छोटे कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज। अब जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं, हम उसी प्रकार से चलते जाते हैं। देखिए क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के एक कोण कितना है, 75 अंश है। मान लीजिए ये वाला कोण को मैं मान लेता हूँ 75 अंश, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, एक कोण 75 अंश है और अन्य दो कोणों का अंतर कितना है, 35 है। अन्य दो कोणों का अंतर 35 दिया है, अन्य दो कोण क्या है अभी तक हमें नहीं पता। तो इसका देखिए एक कोण को मैं मान लेता हूँ, ये इसको x और ये दूसरा कोण को मैं मान लेता हूँ y, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी हमारा कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें 3 कोण बनते हैं। अब देखिए त्रिभुज का कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का कंसेप्ट यह होता है कि उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश के बराबर में होता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए मैं तीनों कोणों का अगर योग कर देता हूँ, यहाँ पर ये क्या क्या हो जाएगा, x धन y धन ये हमारा हो जाएगा 75। तीनों कोणों का योग ये किसके बराबर में होता है, 180 अंश के बराबर में होता है। तो अगर मैं यहाँ से x धन y का मान निकाल लूँ तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 180 माइनस 75, क्योंकि ये 75 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो x धन y का मान क्या निकल के आ गया, x धन y बराबर देखिए 180 में से अगर मैं 75 को माइनस करता हूँ तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 105। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों 105, मतलब x धन y का मान हमारा निकल के आ गया 105। ये हमारा हो गया, बस त्रिभुज के कंसेप्ट से हमने इसको ला लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अन्य दो कोणों का अंतर 35 है। अब देखिए अन्य दो कोण क्या क्या है, x और y, तो उसका अंतर हमें क्या दिया गया है, 35। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उसी प्रकार से हम कर लेते हैं। तो अन्य दो कोण कौन कौन से हैं, x है और ये दूसरा कोण क्या है, y है। इसका अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों 35। अब देखिए इसको हम एक इक्वेशन मान सकते हैं, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान सकते हैं। अब अगर इसको मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे x और y का मान अलग अलग निकालना है, तो यहाँ से देखिए अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये x और ये x कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 2x। अब यहाँ पर देखिए प्लस y है और ये माइनस y है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये 105 में से अगर मैं 35 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 105 और ये 35, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 140। तो यहाँ पर 2x बराबर 140 ये हमें मिल गया। अब इसको मैं इस साइड से सॉल्व करता हूँ तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 140 बटे में 2, तो 140 बटे 2 करने पर ये हमारा क्या आ जाएगा 70। तो x का मान मुझे क्या मिल गया दोस्तों, 70। ठीक है, अभी देखिए हमें x का मान पूछा है, मतलब छोटे कोण का मान हमें पूछा है। अभी इन तीनों में से छोटा कोण कौन है ये अभी तक हमें नहीं पता। एक कोण हमें दिया गया 75, x का मान हमने निकाला तो 70। ठीक है, देखिए ऑप्शन में हमें 70 भी नहीं दिया है, मतलब y का मान ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए x धन y का मान हमारा क्या निकल के आया था, x धन y बराबर निकल के आया था दोस्तों 105। अब यहाँ पर x का वैल्यू दिया गया है तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा दोस्तों 105 और ये माइनस का ये हो जाएगा हमारा 70। अब 105 में से अगर मैं 70 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर से देखिए 5 में से 0 गया तो हमारा आ जाएगा 5
और ये 10 में से 7 गया तो ये हमारा आ जाएगा 3, मतलब y का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों 35 अंश। अब देखिए एक एंगल हमें मिल गया 35, एक एंगल हमें मिल गया 35, एक एंगल हमें मिल गया 70, एक हमें पहले से दिया गया था 75। अब इसमें से क्या बोला है कि दोनों कोणों में से छोटे कोण का मान क्या होगा। अब छोटा कोण चूंकि हमारा क्या है 35 और यही चीज़ हमें पूछा गया था, ये दी हमें ऑप्शन नंबर डी में। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बस आप कंसेप्ट को समझते चलिएगा हर एक क्वेश्चन के। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 5:7:6 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ये आपका छत्तीसगढ़ पटवारी के परीक्षा में पूछा गया था। अभी हम देखेंगे हॉस्टल वार्डन के पेपर में भी किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारा चीज़ हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, कोणों को जो है अनुपात के रूप में दिया गया है, जो कि है हमारा 5:7:6। तो इसका मैं कोण मान लेता हूँ, माना इन त्रिभुजों का कोण, माना इस त्रिभुजों का कोण क्या हो जाएगा, इसका कोण हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक को मान लेते हैं हम 5x, दूसरा को हम मान लेते हैं 7x और तीसरा को हम मान लेते हैं 6x। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब देखिए हमें त्रिभुज का कंसेप्ट पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए इसका हमें जो है इस त्रिभुज का 3 कोण मिल गया, 5x, 6x और ये 7x। तो इन तीनों का योग मतलब ये देखिए क्या दिया है, 5x, 5x धन ये 7x धन ये 6x, मतलब इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर में होता है। ये हमारा त्रिभुज का कंसेप्ट होता है। अब देखिए इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 7 5 12 और ये 6 18, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 18x बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। मतलब x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 180 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 18। अब इसको अगर मैं कटा देता हूँ, ये हमारा 18 एकम 18 और ये 18 एकम 18 और ये 0 का 0, मतलब x का क्या मान निकल के आ गया, x बराबर हमारा 10 निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए x का मान हमें निकल गया। अब इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए हमें 3 कोण क्या माना था, एक को हमने माना था 5x, दूसरा 7x और तीसरा 6x। इसी में हम वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कोण अगर हमें निकालना हो तब की कंडीशन में हम किस में रखेंगे, यहाँ पर ये 7x। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं कर दूंगा 7 गुणित x का मान क्या है दोस्तों 10, मतलब ये 7 दाम क्या हो जाएगा, 7 दाम 70 अंश। ठीक है, तो यही 70 अंश क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये क्या चीज़ पूछा है हमें, सबसे बड़ा, ये क्या है 70 अंश बड़ा। अगर इसी में हमें छोटा पूछ देता, अगर इसी में हमें छोटा पूछ देता तब के कंडीशन में हम कहाँ पर रखते हैं, 5x में, 5x में, मतलब 5 गुणित 10, ये हो जाएगा हमारा 5 गुणित 10, मतलब 5 धाम ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 धाम 50। तो सबसे बड़ा अगर पूछे हमें तो ये हमारा हो जाएगा 70 अंश, और सबसे छोटा अगर हमें पूछता तो ये हो जाता हमारा 50 अंश। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे छात्रावास अधीक्षक और ये शिक्षक भर्ती में। मैंने आपको जब शिक्षक भर्ती का क्लास लिया था तो उसमें ही मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया था और उसमें आपका कंसेप्ट भी पूरा क्लियर करा दिया था। तो आप उस वीडियो को जा करके बिल्कुल देखिए, उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप CG व्यापम का कोई सा भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 6 मीटर है तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग है, अब वर्ग का अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणित भुजा, मतलब ये 4 इंटू ए को हम क्या, ए हमारा क्या होता है, ए होता है हमारा भुजा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू भुजा, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ हमारा ये 4 गुणित ए। ठीक है, ये दोनों में से मैं कोई सा भी लिख सकता हूँ। ये होता है हमारा परिमाप। अब उसके बाद देखिए परिमाप तथा विकर्ण हमें पूछा गया है, तो हमारा वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, तो वर्ग का विकर्ण हो जाता है हमारा √2 इंटू ए। ठीक है, या फिर √2 इंटू भुजा हम बोल सकते हैं, या फिर √2 इंटू ए। ये हो गया उसका परिमाप और ये हो गया इसका विकर्ण। अब देखिए इसमें क्या बोला है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। अब देखिए वर्ग का अगर हमें एक भुजा दे दिया गया है तो इसके सभी साइड बराबर होते हैं, ये वर्ग का कंसेप्ट होता है।
ठीक है। तो इसका अगर हम परिमाप निकालते हैं तब के कंडीशन में क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 4 इंटू ए, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुणित 6, मतलब 6 चौक 24, क्या निकल के आ गया, 6 चौक 24। ठीक है। आप देखिए 24 किस में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में, और बाकी में 24 दिया ही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ये परिमाप। ठीक है, ये 24 हो गया हमारा परिमाप। अगर हमें विकर्ण निकालना हो तब के कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वर्गमूल 2 और ये गुणित में क्या है दोस्तों 6, तो इसका विकर्ण क्या निकल के आ गया है हमारा, ये 6 वर्गमूल 2। ठीक है, ये हो गया इसका विकर्ण और ये हो गया इसका परिमाप। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बिल्कुल यही सब क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया जाता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक वर्ग की एक भुजा 4 मीटर है, तो ये आपका तो होगा, तो इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर भी हमें वर्ग का एक भुजा दे दिया गया है, ये हमारा 4 है, तो इसके सभी साइड जो है वो 4 4 हो जाएंगे। ठीक है, एक वर्ग का हमें एक भुजा दे दिया गया है, तो इसके विकर्ण की लंबाई, अब वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है दोस्तों, हमें भुजा का मान दे दिया है 4, तो वर्ग का विकर्ण हो जाता है, वर्ग का विकर्ण होगा हमारा, ये हो जाएगा √2 इंटू ए, मतलब वर्गमूल 2 गुणित भुजा। तो वर्गमूल 2 और गुणित में भुजा क्या है हमारा, देखिए 4 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 गुणित 4। इसको मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल भी आसान है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला टाइप का क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक हो, शिक्षक भर्ती हो, रेलवे का हो, व्यापम का हो, एसएससी, किसी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आता है आपका अंतर्वृत्त का और एक आता है आपका बाह्य वृत्त का। तो मैं आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या चीज़ आया, देखिए वृत्त आया है, तो सबसे पहले हम वृत्त का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए ये होता है आपका एक वृत्त। ठीक है, अब वृत्त क्या होता है, टोटल ये 360 अंश का होता है, एक पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। अब देखिए दोस्तों, वृत्त में कोई आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, वृत्त में आपका क्या होता है, ये त्रिज्या होता है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो एक वृत्त में जो है त्रिज्या अनंत हो सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त में जो है त्रिज्या अनंत हो सकता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा जो है पृथ्वी भी एक वृत्त की ही भांति है, हालांकि थोड़ा सा चपटा है, लेकिन इसको भी हम एक वृत्त की भांति भी माप सकते हैं। अब देखिए हम जो इतना बड़ा हमारा पृथ्वी है या फिर इतना बड़ा हमारा सौरमंडल है, तो क्या हम इसका त्रिज्या काउंट कर सकते हैं क्या, तो इसका त्रिज्या काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें अनंत हमारा त्रिज्या हो सकता है, इसीलिए एक वृत्त में त्रिज्या अनंत हो सकता है। अब देखिए इसका ये त्रिज्या हो गया, एक वृत्त में क्या होता है, इसका त्रिज्या होता है, त्रिज्या को बोला जाता है दोस्तों रेडियस। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो इसका है ये हमारे सेंटर से लेके यहाँ तक का, या फिर ये हमारे नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये होता है हमारा रेडियस। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसी वृत्त में एक और चीज़ होता है, इसी वृत्त में एक और चीज़ होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारे त्रिज्या हो गया। अगर मैं त्रिज्या को 2 गुना कर दूँ तो ये हमारे पूरा क्या हो जाता है दोस्तों, ये पूरा हो जाता है हमारा व्यास, जिसको बोला जाता है, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा ये व्यास। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर ये आपका होता है 2 इंटू आर, मतलब 2 गुणित त्रिज्या। ये छोटा छोटा कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया हमारा व्यास, व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। अब देखिए वृत्त का भी कोई एरिया होता है, तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए तो एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है आपका त्रिज्या है। तो ये हो गया एरिया। अब देखिए वृत्त में परिधि भी होता है, वृत्त में परिधि, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वर्ग हो गया, आयत हो गया, इसमें परिमाप होता है, लेकिन वृत्त में क्या होता है दोस्तों, परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाती है, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिधि हो गया हमारा 2 पाई आर। तो ये छोटा छोटा फॉर्मूला का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया हमारा वृत्त का कंसेप्ट।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है इसको हम समझ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, ठीक है। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या दिया है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसके अंदर में हम कितना बड़ा वर्ग बना सकते हैं, उसका एरिया क्या होगा, यही हमें पूछा गया है। तो देखिए इस वृत्त के अंदर में ये हमारा वर्ग क्या बनेगा दोस्तों, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर इस वर्ग को मैं और बड़ा करना चाहूँ तो फिर ये वृत्त के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वृत्त के बाहर नहीं लेना है, इसके अंतर्गत ही हमें बोला गया है। तो ये हमारा हो गया वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग। अब इसी वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, देखिए इसका एरिया, ठीक है। किसका एरिया, अभी हम किसका निकाल रहे हैं दोस्तों, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू हमें तो अभी तक नहीं पता। यहाँ पर क्या दिया, देखिए क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझिए, क्या दिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। हमने जो वृत्त बनाया था इसका त्रिज्या क्या है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये सभी साइड से 5 सेंटीमीटर होगा। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ऊपर अगर मैं लेता हूँ तो भी 5 सेंटीमीटर, नीचे लूँ तो भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका व्यास क्या हो जाता है दोस्तों, इसका व्यास हो जाता है हमारा 2r। मतलब दो त्रिज्या को मैं अगर मिला दूं तब के कंडीशन में ये पूरा वृत्त का व्यास निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसका व्यास तो हमारा ये 2r निकल गया। अभी मैंने बताया था व्यास बराबर होता है हमारा 2 इंटू आर, ठीक है। इसका व्यास क्या निकल गया, 2 इंटू आर। अब इस वृत्त का व्यास तो हमें मिल गया 2 इंटू आर, ठीक है। मतलब ये देखिए हमारे 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है। अब ये देखिए इसके अंतर्गत ये वर्ग बना हुआ है और ये व्यास ही क्या है, इसका विकर्ण है, ठीक है। ये वृत्त का जो है व्यास ही क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण हमें कितना मिल गया दोस्तों, 5 और ये 5 10, ठीक है। वर्ग का विकर्ण हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बस बिल्कुल छोटा छोटा कंसेप्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण हमें मिल गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण बराबर हमारा होता है वर्गमूल 2 गुणित ए। वर्गमूल 2 गुणित ए आपका हो जाएगा कोई भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर विकर्ण कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 10 बराबर क्या हो गया, वर्गमूल 2, ये हमारा गुणित में ए। मतलब ए का मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा 10 बटे वर्गमूल 2। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ए का मान क्या निकल गया, उसका भुजा का मान 10 बटे वर्गमूल 2। अब हमें क्या निकालना है, इसी वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाता है दोस्तों ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं ए स्क्वायर करूँ तो ए का मान क्या है 10 बटे 2, 10 बटे वर्गमूल 2 और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या पूछा, इसका एरिया, जो चीज़ हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर ये 10 का घात 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 धाम 100 बटे वर्गमूल 2 का घात 2। तो ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, मतलब वर्गमूल 2 के घात 2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, बटे में 2। अगर इसको मैं कटा दूँ तो कितने बार में जाएगा, ये एक बार में, और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा 50 बार में, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर जो कि हमें पूछा गया है। उस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान से पूछे जाएंगे, बस आप इन कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमारा इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाली सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन में देखिए, इसमें ऑप्शन में एक मिस्टेक है। जैसे आपका दिया है 616 सेंटीमीटर, ये आपका सभी वर्ग में रहेगा। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें भी आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो आया है, जैसे अभी हमें दिया गया है, अभी ये सारा चीज़ किस में रहेगा दोस्तों, चूँकि हमने निकाला एरिया तो ये सारा किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ये 50 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला था कि एक हमारा वृत्त था। अब इसके अंदर में जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना था।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। लेकिन 8 में क्या बोला है कि 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दिया है कि वर्ग के अंदर हम जो सबसे बड़ा वृत्त बना सकते हैं उसी का हमें क्षेत्रफल, उसी का एरिया निकालना है। ठीक है, मतलब यह आपका कोई एक वृत्त हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई वृत्त है और ये है आपका एक वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपका एक वर्ग। ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए एक वर्ग के अंदर में ये वृत्त होगा। ठीक है, इससे जो पहले क्वेश्चन हमने किया था उसमें जस्ट उल्टा था। तो यहाँ पर देखिए अब क्या दिया है, एक हमें दिया है वर्ग। अब इस वर्ग का एक भुजा हमें क्या दिया है दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला भुजा हमें मान लीजिए कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। मानने की ज़रूरत नहीं, हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो ये कितना है दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये भी 28, ये भी 28 और ये भी आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अब देखते हैं इसी में दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट से ही ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। यहाँ पर देखिए इसकी सभी भुजा कितना है, 28 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का देखिए डिस्टेंस कितना दिया, 28। ये डिस्टेंस भी हमें दिया गया 28। मतलब इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये डिस्टेंस भी हमारा निकल के आ जाएगा 28। ठीक है, अब देखिए इस वर्ग के अंतर्गत ये एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, खाली मैं अभी अगर वृत्त को बनाऊं तो इस वर्ग के अंतर्गत ये वृत्त हमारा बना हुआ है इस प्रकार से। और यहाँ तक का देखिए हमें डिस्टेंस क्या दिया है, ये 28 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए वृत्त में ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है व्यास। ठीक है, मतलब व्यास हमें क्या मिल गया, व्यास कितना मिल गया, 28 सेंटीमीटर। अब व्यास क्या होता है दोस्तों, हमारा त्रिज्या का 2 गुना। अगर मैं यहाँ पर त्रिज्या निकालूं, आर का वैल्यू निकालूं तो व्यास का आधा, तो व्यास का आधा कितना हो जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर है। तो इसका आधा हो जाएगा दोस्तों आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों, त्रिज्या मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पूछा है कि इसी वृत्त का क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मैं मान लेता हूँ एरिया। ठीक है, यहाँ इसको मैं ए करके लिखता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई को मैं लिख देता हूँ पाई, या फिर पाई का वैल्यू में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 14। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का वर्ग। मतलब 14 का वर्ग मतलब ये क्या हो जाएगा, 14 × 14। अगर इसको मैं कटा देता हूँ, ये हो जाएगा 7 × 7, 7 दूने 14। मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22 दूने 44, 22 दूने 44। और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 14। अगर मैं 44 और 14 को गुणा कर देता हूँ आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 616। और ये किस में हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका फूड इंस्पेक्टर में पूछा भी गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप यही कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी होता है अगर हमें कंसेप्ट सही से पता है तो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, इसका जो पार्ट 1 है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के शुरू में ही दे दूंगा, आप उस वीडियो को बिल्कुल देखिए। उसमें मैंने हर एक चीज़ का पूरा कंसेप्ट, पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ बताया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। और ये आपका छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा भी गया था। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है। दिए गए चित्र में वृत्त सी, ठीक है, ये आपका ये वृत्त है जिसका नाम क्या दिया है, सी का क्षेत्रफल हमारा 9 पाई है। मतलब वृत्त का एरिया जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया दोस्तों, ये 9 पाई। तो वर्ग, अब वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है। वर्ग देखिए पी क्यू आर एस, वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका हम छोटा छोटा कंसेप्ट समझ लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, 9 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और इसका मान क्या दिया है, 9 पाई। अब यहाँ से देखिए मैं पाई से पाई को कैंसिल कर देता हूँ, तो आर स्क्वायर का मान क्या निकल के आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर से आर स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर बराबर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का
वर्ग, ठीक है। यहाँ से ये वर्ग और ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर से आर का मान हमें क्या मिल गया, आर बराबर 3, मतलब इस वृत्त का रेडियस क्या मिल गया, कोई भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये हमें कितना मिल गया दोस्तों, 3। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए रेडियस हमें मिल गया। अगर इसको मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 और ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 रेडियस को हम मिलाते हैं तो वो एक पूरा का पूरा व्यास बनता है। अब ये कितना हो गया दोस्तों, टोटल 6, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका 6 होगा, ये डिस्टेंस भी 6 होगा, ये डिस्टेंस भी 6 होगा और ये वाला डिस्टेंस भी 6 होगा। क्योंकि यह इसमें हमें क्या बोला गया है, वर्ग बोला गया है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये सभी साइड जो है 6 6 हो जाएगा। अब ये 6 कहाँ से आया, ये मैंने आपको समझा दिया। आर बराबर 3 है, तो यहाँ पर ये वाला आर मिल गया और ये वाला आर मिल गया, मतलब 2 आर मिल गया, तो ये पूरा का पूरा एक व्यास बन गया, ठीक है। अब ये व्यास का मान कितना है दोस्तों, टोटल इस व्यास का मान है 6, तो इसके साइड का मान भी टोटल का टोटल 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें साइड मिल गया, तो यहाँ पर वर्ग का एक साइड हमें मिल गया, तो हम इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका ए स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। तो ए का मान क्या है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। आपका जो भी सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, यहाँ पर तो वैसे हमें यूनिट नहीं दिया है, तो ये आपका अगर सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें यूनिट नहीं दिया है, तो हम बिना यूनिट का ही मानते हैं इसको। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 36, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो होता बहुत ही ईजी है, बस हमको थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगाना होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। देखिए यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यह बढ़ा दी है, ठीक है, ये बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा, यह हमें निकालना है। यह आपका छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए एक कोई वृत्त है, अगर मैं इसकी त्रिज्या को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी त्रिज्या को बढ़ा देता हूँ तो ये वृत्त कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, मतलब जो पहले था वो उससे बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें पूछा क्या है कि वृत्त की परिधि तथा उसका व्यास, परिधि और व्यास का अनुपात हमें पूछा गया है। तो जो पहले वृत्त था उसका परिधि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहले वाले वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। पहले वाले वृत्त का परिधि, कोई सा भी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। और उसका व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया हमारा पहले का, ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कंसेप्ट है। अब जो कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसकी त्रिज्या को हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, मतलब r को मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ा देता हूँ, तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये r+1। आर को मैं बढ़ाकर क्या लिख देता हूँ, r+1, 1 सेंटीमीटर मैं बढ़ा देता हूँ। तब के कंडीशन में हमारा नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × पाई इंटू, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों r की जगह में क्या हो जाएगा, r+1, ठीक है। ये हमारा हो गया नए वाले वृत्त की परिधि बटे में। देखिए इसका व्यास भी क्या हो जाएगा, तो व्यास हमारा देखिए क्या हो जाएगा, व्यास होता है 2r, मतलब यहाँ पर देखिए r के जगह में क्या हो जाएगा, r+1, ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या में हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए r+1 ऊपर का नीचे कट गया, ये 2 से भी आपका ऊपर से नीचे कट गया, तो यहाँ पर ऊपर में क्या बचा दोस्तों, ऊपर में बचा पाई, नीचे में कुछ नहीं बचा, मतलब नीचे में हमारा 1 हो जाएगा, मतलब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, पाई रेशियो इसको 1, ठीक है। और यही चीज़ हमें पूछा गया है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकेंड में बना सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोलूँगा, आप ऐसे क्वेश्चन के कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को समझिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों π/1, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा आज का टोटल क्वेश्चन। आपको हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ इसका जो है PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके जुड़ सकते हैं, वहां आपको सभी क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा।
इसके साथ ही अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। आपको जिस प्रकार का भी डाउट हो आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नए क्लास में नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।